सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का पट्टाक्षेप कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग एक दशक तक सुनवाई करने के बाद इस दिन हिंदू पक्ष में फैसला दिया था। इसको लेकर लंबे समय तक देश के बुद्धिजीवी और कट्टरपंथी वर्ग ने रोना धोना किया था। इसके बाद मंदिर भी बन गया और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन भी कर लिए। लेकिन जिस तरह पुरवाई हवा चलने पर पुराना दर्द उठ पड़ता है, उसी तरह अब भी कभी कभार लिबरल जमात के मन में यह हुक उठती ही रहती है। राम मंदिर के फैसले को लेकर विलाप करने वालों में नया नाम उसी बिरादरी से है जिसने उससे बनाने का फैसला दिया था। कांग्रेस सरकार में देश के सॉलिसिटर जनरल रहे और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जज बने रोहिंटन नरीमन ने एक लेक्चर के दौरान राम मंदिर पर दिए गए फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इसे न्याय का मजाक, सेकुलरिज्म का उल्लंघन करने वाला फैसला करार दिया। हिंदुओं को कानून के खिलाफ रहने वाला बताया, मस्जिदों के खिलाफ याचिका डालने को दैत्य के सर की तरह बताया। रोहिंटन नरीमन ने यह टिप्पणी जस्टिस एम अहमदी मेमोरियल लेक्चर में की है। यह अहमदी फाउंडेशन ने आयोजित करवाया था। इसका विषय धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान था। इसमें रोहिंटन नरीमन समेत तमाम जजों को बुलाया गया था। नरीमन ने यहां इस कार्यक्रम का पहला लेक्चर दिया। उनके लेक्चर की गाड़ी संविधान के अलग अलग प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और एम अहमदी की बात करते हुए राम मंदिर मामले और लिबरल रोने धोने की तरफ मुड़ गई। रोहिंटन नरीमन ने कहा कि यह पूरा मामला 1984 में विश्व हिंदू परिषद की राम मंदिर बनाने की मांग को तानाशाही और अत्याचारी मांग से चालू हुआ था, यानी अपने आराध्य देव के पूजा स्थल की मांग करना नरीमन के लिए तानाशाही की बात है। वे इस दौरान यह भी भूल गए कि वीएचपी ने सिर्फ अपनी मांग कानूनी रूप से उठाई थी। यह अत्याचार कैसे हो सकता है? अत्याचार तो मंदिर का विध्वंस था। मंदिर के लिए लड़ाई सदियों पहले से चल रही थी। इसके बाद नरीमन ने राम मंदिर के मामले में हिंदू पक्ष को हमेशा कानून के खिलाफ रहने वाला भी करार दिया, जबकि असल बात यह है कि यदि हिंदू पक्ष कानून के खिलाफ रहता तो बाबरी 6 दिसंबर 1952 तक खड़ी ही न रह पाती और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को ना होती। हिंदू पक्ष ने तो इस पूरे मामले में अंग्रेज न्यायाधीशों से लेकर जिला अदालत, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक की कानूनी लड़ाई लड़ी। वो तो कानून से मंदिर मांगते रहे और इसी कानून के अनुसार मंदिर बनाया। इसी बीच उनके आराध्य को काल्पनिक तक बताया गया। खैर, पीढ़ी पर पीढ़ी वकालत का पेशा अपनाने वाले नरीमन साहब को यह सब कैसे पता होगा? वह तो जन्म से लेकर अब तक उस बबल में रहते होंगे जिसका नाम लिबरल जमात है। नरीमन ने हिंदुओं को कानून के खिलाफ तो पाया ही, इस बात पर भी बड़ी निराशा जताई कि बाबरी गिरने के एवज में उसी राम जन्मभूमि के सीने पर मस्जिद दोबारा क्यों नहीं खड़ी की गई। मस्जिद न तीमार किए जाने को नरीमन ने न्याय के साथ बद्धा मजाक बताया और कहा कि यह भरपाई होती। शायद नरीमन साहब को यह नहीं पता कि असल भरपाई तो राम मंदिर का निर्माण ही है। उन्हें एक ढांचे के गिराए जाने की भरपाई याद है, लेकिन जो अन्याय हिंदुओं के साथ सैकड़ों साल तक हुआ उसकी भरपाई की उन्हें चिंता नहीं। नरीमन का कहना है कि फैसले में सेकुलरिज्म का ध्यान नहीं रखा गया, यानी सेकुलरिज्म का ध्यान तब होता जब हिंदू अपना दावा छोड़कर चुपचाप बैठ जाते। घंटों तक पानी पी पी कर बोलने के बाद रोहिंटन नरीमन का असल दुख बाहर आ गया।
महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में इंडी गठबंधन की करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस गठबंधन को संभालने की अपनी पुरानी इच्छा फिर से दोहराई और उन्होंने कहा कि वे इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ममता बनर्जी के बयान का कांग्रेस ने विरोध किया, जबकि समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने इसका समर्थन किया। इंटरव्यू में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ही इंडी गठबंधन को बनाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर इस गठबंधन का इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते तो उन्हें मौका दे। ममता ने कहा कि वे बंगाल से इस गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि गठबंधन का नेतृत्व फिलहाल कांग्रेस कर रही है। ममता बनर्जी के बयान के बाद विपक्षी गठबंधन में एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। इसके साथ ही ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा फिर से जाहिर हो गई है। ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए शिवसेना के संजय राउत ने कहा, हम भी चाहते हैं कि वे विपक्षी इंडिया गठबंधन की प्रमुख भागीदारी बने, चाहे वह ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना। हम सभी एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने शनिवार को कहा, इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से सपा ने 37 सीटें जीती। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 42 सीटों में से 29 सीटें जीती। भाजपा को इन दोनों राज्यों में 35 सीटों का नुकसान हुआ। सभी दल सहमत हो तो सपा ममता बनर्जी का समर्थन करेगी। उधर लेफ्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वामपंथी नेता डी राजा ने कहा, कांग्रेस को आम चिंतन करने की जरूरत है। हालात INDIA ब्लॉक की मीटिंग की मांग करते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में गठबंधन के सहयोगियों को समायोजित नहीं किया। अगर कांग्रेस ने INDIA ब्लॉक के सहयोगियों की बात सुनी होती तो लोकसभा और हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव नतीजे अलग होते। ममता बनर्जी के बयान पर यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, ममता जी बड़ी नेता है, लेकिन राहुल गांधी के अलावा देश में कोई भी INDIA गठबंधन का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस की सांसद वर्ष गायकवाड़ ने कहा कि ममता बनर्जी को ऐसा लगा होगा, लेकिन कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस के लोग अपनी पार्टी के हिसाब से चलते हैं। उधर लालू यादव की पार्टी RJD ने इंडी गठबंधन को ममता बनर्जी द्वारा बनाए जाने को खारिज कर दिया। RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के असली आर्किटेक्ट लालू प्रसाद यादव हैं। उनकी पहल पर पटना में गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। इसमें ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। सभी अपने अपने राज्यों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। INDIA गठबंधन में उठ रहे विरोध के स्वर पर भाजपा ने हमला बोला। भाजपा ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं। वे अब भी राहुल गांधी को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी समझते हैं। भाजपा ने कहा कि विपक्ष में कई लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर विफल मानते हैं। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, इंडिया अलायंस में खानदान अनेक और ख्वाहिश एक। हर इंसान की अपनी ख्वाहिश है। वे गठबंधन के ही मुखिया बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार में तो कभी आने वाले हैं नहीं। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन वे ऐसे नेता रहे हैं जो चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, उनकी ताकत कम नहीं होती। मौजूदा वक्त में वे कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लेकिन शनिवार को उन्होंने जो बयान दिया वे कांग्रेस को खटक सकता है। कभी सोनिया गांधी का दामन छिटकने वाले शरद पवार अब उनके बेटे राहुल गांधी के सपनों पर पलीता लगाते दिख रहे हैं। जब ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की कमान संभालने की बात कही तो शरद पवार भी अन्य नेताओं के साथ उनके पक्ष में खड़े हो गए। यहाँ तक कह डाला कि ममता बनर्जी के पास नेतृत्व करने की क्षमता है। बात 1998 की है। शरद पवार कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जब सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली तो शरद पवार को उनसे रिश्ता तोड़ने में एक पल नहीं लगा। शरद पवार ने PA संगमा और तारिक अनवर जैसे सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उछाल दिया और कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया। तभी उन्होंने NCP बनाई, लेकिन फिर जब 1999 में विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर जीत नहीं पाए तो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली। तब से अब तक कभी नजदीकी तो कभी दूरी बनी रही। इस बार महाराष्ट्र चुनाव भी कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन अब शरद पवार के सुर एक बार फिर से बदलते दिख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत में ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को फेल बताते हुए कहा कि अगर उन्हें इंडिया अलायंस की कमान दी जाती है तो वे नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और इस पर सपा CPI समेत कई दल ममता के पक्ष में आकर खड़े हो गए। सपा के राम गोपाल यादव ने तो यहाँ तक कह डाला कि राहुल गांधी कभी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं रहे, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, हर जगह उनकी पार्टी हार रही है। यहाँ तक कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा, ममता बनर्जी भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक है। अगर वे अधिक जानकारी लेना चाहे तो हम उनके साथ हैं। अब शरद पवार ने खुद बयान दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान पर शरद पवार ने कहा, हाँ निश्चित रूप से ममता बनर्जी के पास इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की क्षमता है। वे देश की प्रभावी नेता हैं। उन्हें वह क्षमता है। संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार
कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसीलिए उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। शरद पवार के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीति के जानकारों को लगता है कि शरद पवार ने राहुल गांधी को कभी अपना नेता नहीं माना। वे नहीं चाहेंगे कि कभी राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्हें चुनाव लड़ना पड़े। कांग्रेस से उनका रिश्ता यूं ही चलता है। ममता बनर्जी उनके बराबर की नेता हैं और उनके साथ सौदेबाजी करना, बातचीत करना शरद पवार के लिए आसान होगा। इससे पहले शरद पवार ने कोल्हापुर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिप्पणी की, साथ ही मतदान के आंकड़ों पर भी संदेह जताया। उनके आंकड़े और शंकाओं का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोरदार जवाब दिया। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कई मौकों पर ईवीएम पर संदेह जता चुके हैं। विपक्षी खेमों के कई नेता तो बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी विपक्षी दलों पर झूठा आरोप लगाने और चुनाव प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाने का आरोप लगाती है।